जी बच्चे, कल हम ये स्टार्ट किया था हमने कि ज्योमेट्री ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आयन। यस सर। तो ये जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो इसमें दो केसेस आपके आते हैं ज्योमेट्री के, या आपकी टेट्राहेड्रल होती है या आपकी ज्योमेट्री जो है वो स्केप प्लेनर होती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड जो आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड अटैच है उसके ऊपर है। और जो इसके अंदर आपकी जो है हिब्रिडाइजेशन है वो दो तरह की फिर होगी, DsP2 या sp3। अगर sp3 हिब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होगी, और अगर DsP2 है तो ज्योमेट्री आपकी जो है वो स्क्वायर प्लेनर होगी। क्लियर हो गया? What type of hybridization? The central metal atom or ion of 4 coordinated complex ion undergoes depend on the number of unpaired or paired electron present in the complex ion. अब एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट आपका स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्स है निकल साइनाइड NiCN4 टू नेगेटिव आयन है। इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन सिंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल, ये यहाँ पे 4 साइनाइड है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इज 4, द गिवन कॉम्प्लेक्स आयन में बी स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। अब हमने देखना है कि स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल। ऊपर तो हमने कह दिया कि ये एग्जांपल हम डिस्कस कर रही हैं स्क्वायर प्लेनर की। In order to decide whether the given complex ion is square planar or tetrahedral, we take the help of magnetic property of the complex ion. ठीक हो गया कि हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो चेक करनी है कि इसके अंदर जो है वैलेंस शेल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपके इनर वाले होते हैं ना कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे इनर डी आपका यूज होता है वहाँ पे पैरामैग्नेटिक का करेक्टर बहुत कम आता है, जबकि आउटर वाले केसेस में ये होता है कि वहाँ पे पैरामैग्नेटिक का करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। इनर में कम होता है, आउटर में ज़्यादा होता है। Experimentally, it has been shown that this ion has no unpaired electron, mean n यहाँ पे आपका 0 है, and hence is diamagnetic. Two cases arises. First, अब आपका है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब होगी निकल की ये साइनाइड के अंदर साथ। इन दिस केस निकल ion is sp3 hybridized as shown in the following figure। ये अगर हम देखें इसके अंदर ये आपका निकल है, ये इसका वैलेंस शेल है, ये N2+ के अंदर आ गया, तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपके गए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गए तो ये 4 जो हैं आपके पास, एक S और 3 P के जो हैं ये हिब्रिडाइज हुए sp3 हिब्रिडाइजेशन, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 के आपके पास आ गए, और इन 4 को जो है या 4 साइनाइड ने ऑक्यूपाई किया, यानी कि उसके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने रख दिए। तो ये अब आपका कम्प्लेक्स यहाँ पे इस स्टेप के अंदर आपका कम्प्लेक्स जो है वो बन गया, और इसके अंदर ये 2 आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर होगी बात? ये आप देख लें कि यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी पेड हुए हैं। तो ये जो ज्योमेट्री आपको ये hybridization clear, sp3 hybridization scheme given in the following figure shows that this complex ion has 2 unpaired electron। यहाँ पे हमने कहा कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि इसके अंदर आपके जो हैं वो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये डायमैग्नेटिक है। लेकिन अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अंदर आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर हो गया जी? अब अगर हम देखें कि इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अगर हम देखें, फॉर गेटिंग दिस ज्योमेट्री निकल आयन शुड बी DsP2 hybridized। In this hybridization
due to the energy made available by the approach of 4-cyanide ion ligand, the 2 unpaired 3D electron are paired up. ठीक है, वहां पे आपका डी यूज नहीं हुआ था, जो आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वहां पे एस और पी आपके यूज हुए हैं। यहाँ पे हमने कहा कि अगर ये स्केयर प्लेनर के अंदर जाता है तो आपकी डी एस पे टू हाइब्रिडाइजेशन है, और डी का जो कंपोनेंट स्केयर प्लेनर के अंदर यूज होता है वो एक्स स्केयर वाई स्केयर होगा। अगर हम इस ज्योमेट्री को इसको देखें स्कीम को, तो यहाँ पे आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन अब आपके गए, और ये आपके पास आ गया। अब 4 निकल जो है वो इसको अप्रोच करते हैं, तो क्या होगा कि ये जो डी का एक इलेक्ट्रॉन था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? आपको पता है कि जहाँ पे डी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं या हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उनका वेकेंट होना ज़रूरी है। तो ये जो डी है इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ये पेयर अप हो जाएंगे, और इसके रिजल्ट में एक ये डी, एक एस और 2 पी के जो हैं ये आपस में मिलेंगे, और आपके पास डी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ जाएंगे। अब इसके अंदर जो है वो साइनाइड अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है रख देगा और 4 साइनाइड अटैच हो जाएंगे। तो हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी यहाँ पे? dsp2। क्लियर हो गया? और एक्सपेरिमेंटली अप्रूव है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि आपका जो निकल का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि वो क्या है, पेड अप हुए हुए हैं, और ये डायमैग्नेटिक है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ज्योमेट्री है उसके चांसेस इस केस में स्क्वायर प्लेनर के हैं। In this hybridization, due to energy made available by the approach of 4 cyanide ion, the 2 unpaired 3D electron are paired up, thereby making one of the 3D orbital empty, vacant हो जाएगा, और ये hybridization में चला जाएगा। This empty 3D orbital, which is x square y square of the d orbital, is used in dsp2 hybridization. This hybridization makes all the electron paired, mean n यहाँ पे 0 है, as shown in the following figure। ये मैंने आपको बता दिया। अब conclusion हमारा क्या है? We have said above that experiments have shown that the ion has no unpaired electron and hence is diamagnetic। ये बात हमने पहले ही क्लियर कर दी थी। क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यही थी कि ये जो निकल का कॉम्प्लेक्स आयनाइड के साथ है उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये डायमैग्नेटिक है। तो हमने जो चीज़ देखी, जो ड्रा की स्कीम टेट्राहेड्रल के लिए, उसमें हमारे पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, और जो स्क्वायर प्लेनर के लिए हमने ड्रा की उसके अंदर हम कहा कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सॉरी, स्केल प्लानर के लिए जो हमने कही तो उसमें हमने कहा हाँ उसमें कोई भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जो टेट्राहेड्रल के लिए हमने स्कीम ड्रा की उसमें हमने कहा कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। बट एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ अप्रूव्ड है वो ये कि इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये डायमैग्नेटिक। तो मतलब कि जो आपकी स्कीम जो आपने स्प्लिटिंग ड्रा की है अकॉर्डिंग टू स्केल प्लेनर वो एप्लीकेबल हुई, तो इसकी ज्योमेट्री फिर क्या होगी? स्केल प्लेनर। दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी confirm the fact that this ion has scale planar geometry with n is equal to 0, मीन के n अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, एंड नॉट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वेयर n आपका जो है वो क्या है? 2 है। अब आगे इसमें कॉपर की एग्जांपल दी हुई है। कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स जो है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर Cu+2 copper Cu+3 does not occur since the coordination number। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, since the coordination number of copper
ion is 4. The given complex ion has either scape planar or tetrahedral geometry. उसी तरह हम इसको भी देखेंगे कि ये scape planar है या tetrahedral. Scape planar geometry arises due to, आपको पता है कि इसमें dsp2 hybridization होती है as shown in the following, while tetrahedral geometry is due to sp3 hybridization as shown in the following figure. ये अब आप देखें कि अगर हमने स्केप प्लेनर ज्योमेट्री लेनी है और उसमें आपको पता है कि DsP2 हिब्रिडाइजेशन है, तो ये आपका कॉपर है, ये एक इलेक्ट्रॉन आपका S का है। क्लियर। अब ये आपका एक गया और ये होना कौन सा है आपका, यहाँ पे ये 9 है ना, तो एक आपका ये गया। क्लियर हो गया। और उसके बाद ये जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला गया, पॉसिबिलिटी हम दिखा रहे हैं। तो एक आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करके यहाँ से ये इधर चला गया। क्लियर हो गया। तो ये अब आपके पास जो है ये चीज आ गई। तो एक ये DsP2 हिब्रिडाइजेशन हमने दिखानी है। तो एक आपका ये चारों आपस में मिलेंगे और DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देंगे और इनके अंदर आपके 4 अमाइन आएंगे और विद 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अब आपके पास यहाँ पे कम्प्लेक्स आप बन गया और ये आपके पास एक क्या हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखें तो टेट्राहेड्रल के अंदर यही पहला केस आपका कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। क्लियर हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से गया। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट स्टेप में गया तो ये एक प्लस आएगा ना, तो फिर उसके बाद एक यहाँ से डी वाला भी जाएगा तो ये +2 के अंदर आएगा। पिछली एग्जांपल के अंदर भी यही है कि ये चूंकि यहाँ पे +2 में आ रहा है ना, तो एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपका यहाँ डी का इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये +2 के अंदर आ जाएगा। इसी तरह अब आपका ये वाला केस है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, फिर एक इलेक्ट्रॉन आपका रह गया और ये यहाँ पे रहा sp3। अब चूंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर s और p आपके इन्वॉल्व होंगे। ये आपका एक s आ गया और ये 3 p आ गए, ये हिब्रिडाइज हो गए तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब के टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, dsp2 हिब्रिडाइजेशन मतलब के स्केप प्लेनर ज्योमेट्री। अब यहाँ पे आप देखें कि D के अंदर आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इस केस में आपके पास P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है अनपेड। As is evident from above figure that in both the geometry this ion has one unpaired electron, n is equal to 1. In scape planar geometry the unpaired electron reside in 4p। अब देख लें, फर्स्ट हमने जो डिस्कस की DsP2 था जो ज्योमेट्री, और उसके अंदर P में आपका इलेक्ट्रॉन था। while in tetrahedral geometry this electron is present in 3d orbital। क्लियर हो गया है। अब एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन जो टेट्राहेड्रल है उसमें आपका 4p के अंदर है और जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें आपका जो है वो 3d के अंदर है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर में आपका 4p में और जो आपके टेट्राहेड्रल है उसमें वो 3d के अंदर है। The above discussion shows that the magnetic property of the ion cannot be helpful in deciding as to what is the exact geometry of the ion। पिछला वाला निकल का जो आयन हमने किया था तो उसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड कर दिया था कि आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स आएगा, स्केप प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि वहां पे हमने ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव की हुई है कि जो आपका है ना कॉम्प्लेक्स, जो स्केप प्लेनर है निकल का कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि वो डायमैग्नेटिक है। अब ये जो कॉपर का है ये है भी आपका पैरामैग्नेटिक और इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों ज्योमेट्रीज अगर हम देखें टेट्राहेड्रल और स्केप प्लेनर तो दोनों के अंदर आपका एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। स्केप प्लेनर के अंदर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो पी के अंदर है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर आपका जो
अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो डी के अंदर आ रहा है। तो इट्स मीन कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डिसाइड नहीं कर रही कि आपका जो कॉपर का कम्प्लेक्स अमाइन के साथ है वो कौन सा होगा, टेट्राहीड्रल होगा या स्केप्लेनर होगा। However, physical measurement have decided that the tetrahedral geometry for the ion is not possible. Clear हो गया? Now, if the escape planar geometry for this ion is supposed to be correct, the unpaired electron present in the higher energy 4p orbital mean dsp2 hybridization should be expected to be easily lost। मीन ये जो आपका है आयन यहाँ पे कॉपर +2 शुड बी इजीली ऑक्सीडाइज टू Cu+3 by losing the unpaired electron residing in 4p orbital। ठीक हो गया कि ये यहाँ पे इसमें आपका जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फर्दर निकल जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, +3 के अंदर आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये लिखा हुआ डज नॉट पॉसिबल। However, experiments have shown that the oxidation of this to this +2 to +3 as shown above does not occur। Then how to explain geometry of the copper ion। क्लियर हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स की फिर हम ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करेंगे कि उसने कहा कि फिजिकल मेजरमेंट जो हैं वो हमें ये बता देती हैं या बता रही हैं कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये आपके इसके अंदर जो है ना ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो फिर पीछे रह जाती है आपकी स्केल प्लेनर, और स्केल प्लेनर के अंदर वो कह रहा है कि +2 to +3 इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, समझ आ गई ये बात। चलें जी, अब हॉगन सजेशन है जो इसको सॉल्व करेगी। हॉगन वाज सजेस्टेड दैट दिस आयन हैज स्केप प्लेनर ज्योमेट्री एंड कॉपर ion is sp2d hybridized as shown in the following figure। The unpaired electron reside in 3d orbital। हमने पहले कहा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसमें आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में रहेगा, पी के अंदर रहेगा इन केस ऑफ स्केप प्लेनर ज्योमेट्री। क्लियर हो गया। ये जरा डायग्राम आप दोबारा देखें हॉगन के अकॉर्डिंग। हॉगन के अकॉर्डिंग ये कि हमने पहले ये कहा कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से गया तो ये आपके पास चीज आ गई कॉपर +2 आ गया। अब 4 आपके इलेक्ट्रॉन इसको अप्रोच कर रहे हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन आपके अप्रोच करेंगे, हमने यहाँ पे पहले पिछली डायग्राम के अंदर ये किया था कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो था इसको हमने जंप करके यहाँ पे ले आए थे। ये जो पी था ना एक ये वाला, इस पी के अंदर ले आए और इसको हमने ये एक डी एक एस और 2 पी जो थे इनको मिक्स किया, मीन के इनकी हाइब्रिडाइजेशन की और dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास आ गए और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ गया। वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इस केस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये इधर ही रहेगा और एक एस का 2 पी के और जो 4d है अब आपका वो यूज होगा। क्लियर हो गया, मतलब कि जो हिब्रिडाइजेशन है उसके अंदर जो आपका प्रोसेस है वो sp2d आउटर वाला जो d है वो हिब्रिडाइज होगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। ये हॉगन की सजेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर एक एक इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है कि इसके अंदर है अनपेड, वो अब 3d के अंदर ही रहेगा। पहले अगर हम पहली ज्योमेट्री आप देखें ना तो ये वाली इसमें आपका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 4p के अंदर है। फर्स्ट के प्लेनर ज्योमेट्री हम देख रहे हैं तो इसमें यहाँ पे रहेगा जो कि ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गया। ये तो वैसे ही आप कहे ना कि ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री ये तो गई ना, ये तो है ही नहीं पॉसिबल। क्लियर। तो फिर क्या होगा कि हॉगन के अकॉर्डिंग आपका ये
एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा और S2P और बाहर वाला आपका जो D है वो यूज होगा और ये हिब्रिडाइजेशन आपकी होगी और ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर हो गया। और इसके अंदर आपकी जो हिब्रिडाइजेशन है sp2d है, मतलब कि आउटर डी आपका यूज हुआ है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहाँ पे रहेगा। तो ये अब आपका हमारी जो कंक्लूजन है वो ये है कि कॉपर का अमोनिया के साथ आयन जो है उसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर, और इसके अंदर आपकी हिब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2d है, मतलब कि वाटर वाला डी आपका यूज हुआ और अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास इसमें कितने हैं, एक है, और वो डी इनर वाले डी के अंदर रहेगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने ये आगे एग्जांपल है ये डीएमजी की वो कर लेनी है। अब टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स आयंस अगर हम देखें, यहाँ पे निकल की जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 0 है। पिछला हमने निकल का जो कॉम्प्लेक्स देखा है, सॉरी ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही रहेगा। पिछला जो हमने कॉम्प्लेक्स देखा है उसके अंदर निकल का जो था वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और उसके साथ जो लिगेंड आपका अटैच था वो स्ट्रॉन्ग था। अब अगर हम इसमें ये देखें, वो हमने कहा था कि उसकी ज्योमेट्री जो आपके पास कौन सी थी, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक हो गया। अब अगर टेट्राहीड्रल की एग्जांपल ले लेते हैं निकल की, कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकल का आपका 4 ही रहना है, लेकिन अब ये जो यहाँ पे लिगेंड अटैच है ये आपका कौन सा आ रहा है, वीक है। In this complex compound, nickel is in zero oxidation state and has its valence shell configuration. This compound has tetrahedral geometry, which arises due to sp3 hybridization of nickel atom. The magnetic study of the ion have of the complex have indicated that this molecule is diamagnetic. N आपका क्या होगा, 0, showing that the two 4s electron are forced to pair up with the 3d orbital. This result in sp3 hybridization and the complex or molecule has tetrahedral structure. ये अब हम नेक्स्ट अब इसके देखें कि ये आपका निकल था, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, ये आपका क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके, हमने ये किया था पिछले के अंदर कि इसको ना यहाँ पे उठा के ले आए थे, ये जंप करवाया, ये हाइब्रिडाइज हो गए, और सॉरी ये यहाँ पे आके जंप हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ना वो नहीं थे, ये आपके इससे रिमूव हो गया, यानी कि Ni+2 की फॉर्म में आ गया। जबकि यहाँ पे वो कहता है कि ऐसा नहीं है, जो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री के अंदर है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है S के, ये यहाँ से जंप करके ये D के अंदर आ जाएंगे। अब D जो है आपका टोटली फिल्ड हो गया। स्क्वायर प्लेनर के अंदर भी तो हमारे पास यही आया था ना कि ये इधर जंप हो गया, तो इसके अंदर ये यूज हो गया था, ये D वाला आपका जो है। तो अब यहाँ पे आपका क्या है कि ये S का एक और 3P के जो हैं ये आपस में मिलेंगे, हिब्रिडाइज होंगे, sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी और आपके पास ये जो है कार्बोनाइल यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन इसमें रख देगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये जो ज्योमेट्री है आपकी ये टेट्राहेड्रल होगी। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई कि आपका स्क्वायर प्लेनर के अंदर ये S के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि S के 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके 3D के अंदर आ जाएंगे और ये 4 आपके ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएंगे। आपको पता है कि जहाँ पे आपका D की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी वहाँ पे आपका जो भी हिब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उनका वेकेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या वो लोन पे रखते हैं और वो देंगे, डोनेट करेंगे इन बॉन्डिंग। अब ये एग्जांपल आपकी आ गई यहाँ पे, निकल यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। क्लियर हो गया। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के मतलब कि ये वाले 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे रहेंगे और 4 क्लोराइड आएंगे।
तो ये बाहर वाले जो sp3 के अंदर आपके यूज हो जाएंगे, मतलब sp3 हिब्रिडाइजेशन है। क्लियर हो गया। और ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा मॉलिक्यूल। ये आगे कुछ एग्जांपल्स हैं फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आयन की, स्केल प्लेनर और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिहाज से। क्लियर हो गया। ये स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्स आयन है फर्स्ट, अब आपके दिए गए, फिर उसके बाद ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दी गई है। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन कॉम्प्लेक्स आयन, ये अगर आप इसको देखें ना, ये जो टेबल है, चलें ये देख लेते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसको हमने n से रिप्रेजेंट किया था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in a given complex and depends on the geometry of the complex and the type of the hybridization undergone by the central metal atom or ion। अंडरस्टूड है कि इसी को ही हम देख के फिर देखते रहें कि इसके अंदर ज्योमेट्री कौन सी होगी। क्लियर हो गया, सेंट्रल मेटल एटम की। This is evident from following table in which we have shown a relation between the number of unpaired electron and geometries of the complex ion। कि ये अब आपके पास क्या है, डी सिस्टम है, D1 D2 D4 5 6 7, ठीक हो गया, 9 तक है। 10 जो होता है ना वो आपका जिंक आ जाता है और उसके अंदर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती इतनी जल्दी। तो ये आपके इनर वाले हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे D2sp3 हिब्रिडाइजेशन हो रही है। ये आपके आउटर ऑर्बिटल हैं जहाँ पे आपकी sp3d2 हिब्रिडाइजेशन है। नहीं, इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आपका sp3d2 हिब्रिडाइजेशन है और जब आपकी D2sp3 हिब्रिडाइजेशन है, इन केस ऑफ D1 D2 D3 4 5 6 7 8 9 सिस्टम। टेट्राहेड्रल के केस में आपके पास जो है ये हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और स्केप प्लेनर के केस में आपके पास ये होंगे। और स्केप प्लेनर के टेट्राहेड्रल में आपको पता है कि sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है, स्केप प्लेनर के अंदर आपकी dsp2 आ रहा है, sp2 हिब्रिडाइजेशन है। डी इनर होगा या आउटर यूज होगा। क्लियर हो गया, ये बात समझ आ गई। Yes, sir. Then limitation of VPT. VPT cannot account for the relative stability of for different shape and different coordination number in metal complexes. It cannot explain satisfactorily as to why copper plus 2 system both form both octahedral and tetrahedral complexes, while nickel plus 2 rarely forms tetrahedral। ये इसने नहीं बताया, इसने जस्ट ये हमें बताया कि अकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम ज्योमेट्री डिसाइड कर रहे हैं। सिमिलरली Fe+3 जो है यानी कि D5 सिस्टम जो आपका है फॉर्म बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वाइल क्रोमियम ये D3 सिस्टम गिव्स ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पे Fe+3 जो है वो दोनों बना रहा है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, जबकि क्रोमियम+3 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देता है। ये भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया VPT ने। ये फर्दर पॉइंट फिर आपके आ जाते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। VPT cannot explain as to why copper form only one distorted outer complexes even when all the 6 ligand are identical। क्लियर, डिस्टॉर्टेड क्यों ज्योमेट्री बना रहा है? हमें तो पता है कि अगर इस 6 लिगेंड अटैच हैं तो आपकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड क्यों है? ये अब आपको जो है ना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बताएगा कि ऐसा क्यों है। This theory cannot account for the relative rate of reactions of analogous metal complexes dissociate instantaneously in acidic aqueous solution, while this phenanthrolene का जो complex है dissociate at a slow rate। The classification of metal complexes on the basis of their magnetic behavior into covalent and ionic, कि कोवेलेंट आपका इनर है और आयनिक आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब सेटिस्फैक्ट्री ये देख लें कि हमने पहले जो एग्जांपल ली थी निकल की ली थी ना, और हमने उसको डिफाइन किया कि अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरी एग्जांपल हमने ली कॉपर की,
जहाँ पे हमने कहा कि कॉपर +2 से कॉपर+3 के अंदर जाएगा, और उसमें दोनों केसेस के अंदर टेट्राहेड्रल के अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन थे 2, और आपका जो है स्केप प्लेनर उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 थे। तो मतलब कि ये जो आपका है मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो हमें सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि आपकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, and is often misleading. Many of the so-called ionic complex like this have properties like high volatility, high solubility in organic solvent, which are characteristic of covalent compound. ये है ना कि ये उसने नहीं एक्सप्लेन करा कि ये इनर का होगा या आउटर का होगा, इसका कोवेलेंट करेक्टर होगा या आयनिक करेक्टर होगा। Also it is known that the echo ion, ये क्रोमियम के साथ, is a much weaker acid than this, and this despite the fact that the only this ion is of outer orbital type with ionic bonding, while the other two echo ions are of outer orbital type with covalent bonding। यानी कि इसने कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि आउटर कब होगा इनर कब होगा, ये कोई उसने एक्सप्लेन नहीं किया। बोथ आपके जो एको कॉम्प्लेक्स हैं एक्सचेंज वाटर इन सॉल्वेंट, वाइल दिस आपका जो क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है आयन एक्सचेंज वाटर वेरी स्लोली। अच्छा, ये यहाँ पे ना रेडियो एक्टिव है, ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव किया गया ताकि पता चल सके कि आपका ये ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेशन से फेयर के अंदर वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ये अगर आपने चेक करना ना कोई भी चीज़ तो उसको रेडियो एक्टिव कर लेते हैं, तो रेडियो एक्टिव करके तो उसको फिर हम चेक करते हैं कि वो आपका कम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरह बाज़ बॉडी के अंदर वो जो इंजेक्ट करते हैं डिफरेंट इंजेक्शन वगैरह, तो वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं और उससे पता चलता है। वो साथ इमेजिंग वगैरह करते हैं या स्कैनिंग करते हैं बॉडी की ना, तो उसमें मेडिसिन इंजेक्ट करके की जाती है, तो वो फिर पता चल जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, जहाँ पे जाके वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड रुक जाएगा, मूव नहीं करेगा, तो वहाँ पे वो आपका क्या है ब्लॉकेज है बॉडी के अंदर। The acidity of an aquametal complex ion is expected to increase with the increase of solvent covalent character of the metal oxygen bond। अब ये आपका यहाँ पे जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ होगा, इसकी बात कर रहे हैं। Both neither the sequence of acidities nor the exchange rate of the above mentioned three aquametal ions are in the order expected far from their classification into ionic and covalent types on the basis of Pauling VBT। इसके अलावा VBT failed to explain the finer detail of magnetic properties including the magnitude of orbital contribution to the magnetic moment। Although both tetrahedral and outer orbital octahedral complexes of cobalt have 3 unpaired electrons। ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ने इसमें कोई इतना डिटेल से हमें एक्सप्लेन नहीं किया। क्लियर हो गया। have 3 unpaired electron and are therefore expected to have mu magnetic moment value equal to 3। और वो ये होता है कि जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतनी ऑलमोस्ट ये उसकी वैल्यू फर्स्ट डिजिट उसका उतना ही होता है। तो 3 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.87 बोहर मैग्नेटन आपका होगा, ये Bm बोहर मैग्नेटन। Tetrahedral complexes generally have mu magnetic moment value in the range of 4.4 to 4.8 बोहर मैग्नेटन, while the octahedral आपके जो हैं उनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो 4.5 से लेके 4.7 से लेके 5.2 बोहर मैग्नेटन होगी। The increase in the value of mu is due to the orbital contribution, कि उसके अंदर आपका कौन सा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट हो रहा है। ये जो आपका ये सारी जो है ना वो डिटेल अब आगे इसमें आप देखेंगे CFT के अंदर है, और फिर उसके बाद ये लिगेंड फील्ड थ्योरी के अंदर आएगी। Similarly is the case with tetrahedral and octahedral complexes of nickel, यानी कि निकल +2 या D8 सिस्टम आपका जो निकल का है। VBT cannot explain the increase in the value of mu। क्लियर।
VBT cannot interpret the spectra of the complexes. स्पेक्ट्रा ऑफ द complexes वो भी उसमें ट्रांजिशन है आपकी कि आपका T2G से इलेक्ट्रॉन जंप करके EG के अंदर जा रहा है और EG के अंदर जाएगा फिर वापस आएगा तो उसका कलर हमें शो होगा। तो ये जो कलर है वो VBT तो बताती नहीं, VBT तो जस्ट हमें ये बता रही है कि आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा या हिब्रिडाइजेशन आपकी कौन सी पॉसिबल है इसके अंदर। This theory does not predict or explain the magnetic behavior of complexes। ये तो बात हम पहले ही कह चुके हैं ना कि इसने कोई नहीं एक्सप्लेन किया। This theory only predict the number of unpaired electron। Its prediction even for the number of unpaired electron and their correlation with stereochemistry is misleading। For example, it was assumed for long that time, yeah, for long that all square planar complexes of nickel formed by DsP2 hybridization were diamagnetic, while all the tetrahedral complexes, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, formed by sp3 were paramagnetic due to the presence of X-ray study of four coordinated complexes has shown that one and the same complex can be obtained in both a paramagnetic form having blue color and a diamagnetic form having yellow। VBT has no explanation for it। ये हमने अभी देख लिया कि मैग्नेटिक बिहेवियर ने कोई नहीं दिया और उसके बाद हगन सजेशन जो थी वो आई इसमें। VBT कैन नॉट एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ये तो है, ये आपका वो दूसरा जो है CFT का पॉइंट। ठीक हो गया। इसमें यही है ना कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपका विद द इफेक्ट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। क्लियर हो गया। इसमें क्यूरी और नील टेम्परेचर आ जाते हैं आगे। VBT cannot give any explanation for the order of reactivities of the inner orbital inert complexes of D3, 4, 5 and 6 system या ions and of the observed difference in the energy in the energy of the activation in a series of the complex। The magnetic movement value of the complexes of certain ions, ये जो आपके पास है, are much higher than those expected for spin only formula। VBT cannot explain the enhanced value of magnetic movement। ये हम पहले कह चुके हैं कि इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया। यानी कि जो है इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो आपकी VBT है उसने हमें मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। और शुरू में हमने कहा कि हम इसकी बेस पे करेंगे लेकिन ये पॉइंट भी आपका फेल हो गया यहाँ पे VBT के अंदर। ये आगे कुछ आपके एग्जाम्पल हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि शो दैट ऑल ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Na+2 मस्ट बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये सारी ये अभी जो हमने बातें पढ़ी हैं उनको आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल है। हो गया। तो ये यहाँ तक आपका एंड है आज का लेक्चर।